नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप हेडलाइंस है। रक्षा मंत्रालय तीनों आर्म फोर्सेस के लिए नए आधुनिक हथियार खरीदने के लिए मंजूरी दे रहा है। भारतीय नौसेना ने 4 माइन काउंटर मेजर वेसल्स के लिए RFI जारी किया। आईएनएस विक्रांत MiG-29K और राफेल M को आसानी से लिफ्ट कर सकता है। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमान AK-47 को मॉडिफाई कर रही है। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत और ITBP के 100 जवान फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए इंडियन एयरफोर्स के 2 प्लेन वहां पहुंच चुके हैं। पहली डिफेंस अपडेट HAL को लेकर आ रही है। HAL ने DGCA टाइप सर्टिफिकेशन के लिए 15 अगस्त को हिंदुस्तान 228 VTKNR विमान का ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया है। कानपुर में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान के तहत लॉन्च किए गए हिंदुस्तान 228 का निर्माण किया है। हिंदुस्तान 228 को DGCA की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना अधिकतम टेक ऑफ वजन यानी कि MTOW 6200 किलोग्राम से घटाकर 5700 किलोग्राम करना पड़ा। हिंदुस्तान 228 भी एक डिजिटल कॉकपिट से लैस होगा ताकि अधिक सटीक रीडिंग, सटीक जानकारी और फीडबैक लूप के साथ एल्गोरिथम डेटा डिस्प्ले को आपात स्थिति में पायलटों को सतर्क करने के लिए स्वयं जांच करने की क्षमता सुनिश्चित कर पाएगा। हिंदुस्तान 228 में कैबिन के शोर को कम करने के लिए और इन फ्लाइट कंपन को भी कम करने के लिए 4 के बजाय 5 ब्लेड प्रोपेलर लगाए गए हैं। HAL का प्लान है कि वो 2 हिंदुस्तान 228 को अलायंस एयर के साथ मिलकर बनाएगा, जो कि HAL के भारत में बने विमानों को उड़ाने वाली देश की पहली एयरलाइन होगी। 19 सीटर नॉन प्रेशराइज वाले विमान का विशेष रूप से रक्षा बलों के द्वारा उपयोग किया गया था। 2018 में नागरिक उपयोग के लिए इसे अधिकृत कर दिया गया। इसकी लागत 50 से 55 करोड़ रुपए है। हिंदुस्तान 228 विमान की अधिकतम क्रूज गति यानी कि क्रूज स्पीड 428 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तीनों आर्म फोर्सेस के लिए कई नए हथियार खरीदने की योजना को फाइनल करने जा रही है, जिसमें कि अधिकतम हथियार स्वदेशी होंगे। इनमें 25 लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर मार्क 3 आर्मी एविएशन के लिए होंगे, जिनकी लागत 3800 करोड़ रुपए है और इन्हें HAL से खरीदा जाएगा। इसके अलावा 39 क्लब एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और उसके जरूरी उपकरण, जिनकी लागत 1735 करोड़ रुपए है, उन्हें इंडियन नेवी के लिए खरीदा जाएगा। इसके अलावा 10 नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम को भी खरीदा जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा Su-30 MKI के लिए DRDO के 125 DR-118 डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर को भी खरीदा जाएगा, जिनकी लागत करीबन 1000 करोड़ रुपए है। वहीं सेना के लिए 6 लाख AK-203 राइफलों को इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा जाएगा, जिसकी लागत 5100 करोड़ रुपए है। यानी कि भारत लगातार तीनों फोर्सेस की ताकत को बढ़ाने के लिए अब विदेशी की बजाय स्वदेशी चीजों को अपना रहा है और ये बहुत बड़ा फायदा है भारत के स्वदेशीकरण के लिए भी और एज वेल एज आने वाले समय में भारत इन्हें निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने विदेशी फर्म्स को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है, जिसके तहत 4 माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स यानी कि MCMW को खरीदा जाना है और ये सौदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा। RFI के अनुसार टेंडर जीतने वाली कंपनी पहली वेसल को 10 महीने के अंदर वितरित करेगी और इसके बाद हर वेसल को 4 महीने के अंदर भारतीय नौसेना को दिया जाना है। यही नहीं, इंडियन नेवी इसका एक और ऑप्शन देख रही है, यानी कि खरीदने के बजाय वो चाहती है कि लीजिंग ऑप्शन भी एक बेहतर है, क्योंकि इससे इंडियन नेवी की जरूरत को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। अगली अपडेट भी भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने कहा कि आईएनएस विक्रांत में MiG-29K और राफेल M, जो कि अनफोल्डेबल विंग के साथ है, वो आसानी से आईएनएस विक्रांत से लिफ्ट हो सकता है। यानी कि इसका लिफ्टिंग साइज इतना बड़ा है कि दोनों तरीके के एयरक्राफ्ट इसमें आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा भविष्य के हथियार जैसे कि स्टील्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को, जिन्हें की भविष्य में इंडियन नेवी संचालित करेगी, वो भी इसमें आसानी से फिट हो सकते हैं। यही नहीं, TDBF को भी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसे आसानी से आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से भी संचालित किया जा सकता है। हालांकि भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत की लिफ्ट की ऑफिशियल डायमेंशन की बात नहीं बताई, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि ये 16.5 मीटर से 11.2 मीटर के बीच हो सकता है। आईएनएस विक्रांत सभी तरीके के डेक बेस्ड फाइटर जेट्स को संचालित कर सकता है, जिसमें कि 21.2 मीटर वाला Su-33 भी है। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात एक और है कि राफेल M का नाम लिया गया है, यानी कि हो सकता है कि राफेल M को कुछ संख्या में इंडियन नेवी खरीद सकती है। वैसे तो कल की डिफेंस अपडेट में तो यही बात सामने आई थी कि इंडियन नेवी किसी भी तरीके से इन विदेशी एयरक्राफ्ट्स को नहीं खरीदेगी, लेकिन प्रेशर नेवी के ऊपर भी है। चाइना लगातार डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में राफेल M की अगर कुछ यूनिट खरीद भी ली जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमान AK-47 को मॉडिफाई करना चाहती है ताकि काउंटर टेरर ऑपरेशन को और बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी एविटार सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर है CA इंडस्ट्री इजराइल के साथ, वे AK-47 की अपग्रेड किट को पेश करेगा। AK-47 की अपग्रेड किट में इस राइफल में बड़ा बदलाव होगा, जिसमें कि 5 साइड हॉट फोर्ज, पिकाटाइनी हैंड गार्ड, कोलैप्सिबल स्टॉक विद एडजस्टेबल चीक रेस्ट, रबर बेस्ड रिप्लेसेबल पिस्टल ग्रिप्स, एक्सटेंडेबल मैगजीन, हाई ल्यूमिनस IPX स्टैंडर्ड फ्लैशलाइट, रिफ्लेक्स साइट विद वायरलेस रिमोट कंट्रोल आदि इसमें लगाया जाएगा और ये मॉडर्न बैटलफील्ड की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगी। अगली अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर आ रही है। HAL की तरफ से बनाए गए 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mark 3 को इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले 13 जून को भी 3 MK3 को भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया था। जानकारी के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर तलाशी और बचाव अभियान में सहायता करेंगे। इसके अलावा इससे तटीय सुरक्षा भी कारगर होगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इन हेलीकॉप्टरों को HAL के द्वारा विकसित किया गया है और 2022 के मध्य तक तटरक्षक को ऐसे 16 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति की जाएगी। इन हेलीकॉप्टरों को भुवनेश्वर, पोरबंदर, कोच्चि और चेन्नई में 4 तटरक्षक स्क्वाड्रनों में तैनात किया जाएगा। HAL MK3 हेलीकॉप्टर हर प्रकार के मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसमें एडवांस ग्लास कॉकपिट और शक्तिशाली शक्ति इंजन लगा हुआ है। यह हेलीकॉप्टर सर्विलांस रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड, मेडिकल किट, मशीन गन जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से भी लैस है। अगली अपडेट विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को लेकर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर UN सिक्योरिटी काउंसिल के कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसमें आतंकवाद पर एक ब्रीफिंग भी शामिल है, जो कि भारत की अध्यक्षता में शक्तिशाली निकाय की अध्यक्षता में होगी। यानी एस जयशंकर UNSC में शांति स्थापना पर एक खुली बहस भी करेंगे। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि एस जयशंकर की ये यात्रा अफगानिस्तान में तालिबान की तेजी से हमले की पृष्ठभूमि में हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत में ऐसे मुद्दे उठने भी संभव है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो अफगानिस्तान को लेकर आ रही है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद ही तालिबान की रफ्तार तेज हो चुकी है और उसे रोक पाना नामुमकिन हो गया है। यानी अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार भी वहां से भाग चुकी है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमानों और कर्मचारियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से चलाया गया सुरक्षा अभियान भी फेल हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स भी अफगानिस्तान में फंसे कई भारतीयों को निकालने में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक एयरक्राफ्ट C-17 को काबुल पहुंचाया गया है, जहां से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। कितने लोगों को वापस लाया गया है, इस बारे में एयरफोर्स ने कोई जानकारी नहीं दी। कहा जा रहा है कि भारतीय राजदूत और कुछ मिशन स्टाफ और 150 ITBP के कर्मियों को काबुल से निकाला जाना बाकी है, जिसके लिए एयरफोर्स वहां पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, अफगानिस्तान और तालिबान के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं वो बताने वाले हैं और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मेरी कोशिश है कि उसको जल्द से जल्द उस वीडियो को अपलोड किया जाएगा और उसमें आपको ढेर सारी जानकारी, जिसे कहते हैं बारीक से बारीक जानकारी इन तालिबानियों की और ये अब क्या करने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि कल या फिर आज रात को अपलोड कर दिया जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि इसरो को लेकर आ रही है। इसरो अब $350 अरब के वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 10 से 15% तक हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है और इसरो की जो नई कमर्शियल यूनिट है या ब्रांच कह सकते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसे SpaceX जैसे दिग्गजों के साथ कंपटीशन करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के लिए कहा गया है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि कोविड के बावजूद भी कई उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं और वे अपनी टीम को काफी अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक हम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के प्रक्षेपण में तेजी लाने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा इसरो के प्रमुख ने कहा कि इसरो का जो प्राथमिक मिशन है उसमें भी आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किए जाने की तैयारी है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों को सौर कोरोना का अध्ययन करने में मदद मिलेगी, जो कि सूर्य की चमक के कारण अदृश्य है, जिसे अगले साल तक लॉन्च किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2022 अगस्त में गगनयान के प्रक्षेपण से पहले अगले 7 महीने के भीतर 2 मानव रहित उड़ान पूरी करनी होगी। चंद्रयान 3 मिशन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवों का पता लगाना है, जो कि पहले किसी ने नहीं किया। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।